हेलो बच्चों, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स का है लेक्चर नंबर 2 है ना। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग देख लिया है। मींस एडल्ट्रेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं ये। भाई जाहिर सी बात है, हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना है, राइट। लेकिन क्वालिटी को कंट्रोल तब करोगे जब ये पता चलेगा कि कितने तरीके से मिलावट की जा सकती है। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कितने तरीके से मिलावट की जा सकती है, मतलब अडल्ट्रेशन किया जा सकता है, राइट। तो जब ये पता चल गया कि अडल्ट्रेशन कितने तरीके से किया जा सकता है, अब हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। क्या इवेल्युएट करेंगे? क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक। उनके कुछ प्रोसीजर्स, मींस उसमें कितना परसेंट अडल्ट्रेशन है, मींस वो ड्रग प्योर है कि इम्प्योर है। उनके अपने कुछ मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो आधे इवेल्युएशन इस वीडियो में और रिमेनिंग जो बचे हुए वो नेक्स्ट वीडियो में। यानी जो काम पीसीआई 6 लेक्चर में बोलती है वो काम हम लोग 3 लेक्चर में कर देंगे। आज दूसरा है और तीसरे लेक्चर बोले तो कल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स खत्म हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब ही होता है, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग मींस कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। मींस कितना परसेंट वो प्योर है या कितना परसेंट इम्प्योर है, और अगर इम्प्योरिटी है तो कितनी है और प्योरिटी है तो कितनी है। मींस कितना मिलावट है, इस बात का पता लगाना है, या मिलावट है भी या नहीं है, राइट। भाई कोई चीज प्योर है या इम्प्योर है कैसे पता चलेगा, है ना। जब हमारे पास कोई मेथड होगा, कोई पैरामीटर होगा ये देखने का। भाई जैसे लिमिट टेस्ट करते हो, लिमिट टेस्ट में मिलावट है कि नहीं, मींस मिलावट अगर एक लिमिट में है तब तो चलेगा, उसको हम मिलावट नहीं मानते। लेकिन लिमिट से ज्यादा हो गई तो इतनी मिलावट नहीं चलेगी। भाई हम लोग चूंकि फार्मेसी के हैं, मिलावट जो चलेगी उसका मतलब क्या है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि इतना तक हमारा शरीर झेल लेगा, नुकसान नहीं होगा। भाई जैसे एटमॉस्फेयर की बात करो, बहुत सारा पॉल्यूशन है, फिर भी गांव वगैरह में जाओ तो कहते हवा बहुत शुद्ध है, या बारिश वगैरह हो जाती है उसके बाद बोलते हैं हवा बहुत शुद्ध है, लंबी लंबी सांस ले लो। तो इसका यह मतलब नहीं कि पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जितना नॉर्मल लेवल पे पॉल्यूशन रहता है उसके कंपैरिजन में पॉल्यूशन नेग्लिजिबल हो जाता है, राइट। मींस वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता, राइट। तो नुकसान नहीं करता, तो ये बात। तो इवेल्युएशन ऑफ ड्रग मींस कंफर्मेशन ऑफ द प्योरिटी। ओके, तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी एंड क्वालिटी एंड डिटेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ अडल्ट्रेंट। तो क्या करेंगे इवेल्युएशन में, हम चेक करेंगे कितनी प्योरिटी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, दूसरा जो अडल्ट्रेशन है उसका नेचर क्या है, किस लेवल तक है, या किस चीज की मिलावट है, राइट। इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग इज डन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजन, 3 रीजन से, ठीक। कौन कौन से रीजन? ड्यू टू द बायोकेमिकल वेरिएशन ऑफ क्रूड ड्रग। जो क्रूड ड्रग्स है उनमें बायोकेमिकल वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। दूसरा, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट ड्यूरिंग स्टोरेज। भाई जो प्रिजर्वेटिव, किसी भी चीज में प्रिजर्वेटिव मिलाते हो वो क्या है, मिलावट है, ठीक। अब वही प्रिजर्वेटिव की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, थोड़ी बहुत मिलावट, भाई जो दूध का पैकेट आता है उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, लेकिन हम कहते हैं शुद्ध दूध है, पियो, शरीर सेहत बनेगी, राइट। भाई आप सोचो, ये जो दूध आपके पास आता है ये क्या फ्रेश दूध है? हम लेके आते हैं भाई, अमूल का हो गया, पराग का हो गया, है ना, आपके आसपास जो भी अपनी डेयरी हो, जो भी लेके आते हो पैक्ड, है ना। ये गुजरात हरियाणा से चलते हैं, ठीक। मान लिया गुजरात से सबसे ज्यादा दूध आता है। अब सोचो गुजरात से दूध चला, 2 दिन तो ट्रक में उसको लाने में लग जाएगा। मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग, ये जो दूध की पैकेजिंग फैक्ट्रियां हैं ये हरियाणा साइड में है। अब सोचो गुजरात से ट्रक चला, अब वहां से 2 दिन आते आते 2 दिन सोच लो, अब उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा कितनी होगी कि 2 दिन दूध गर्म नहीं किया गया। यहां जानवर से जब भैंस लग के आती है और दूध को दिन भर ना गर्म करो तो शाम को फट जाएगा। वहां गुजरात से आया 2 दिन से। उसके बाद उसमें क्या है, उस स्टीरर लगाए जाते हैं ताकि जो दूध सेटल हो गया है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सेटल हो गए हैं, वो फिर से क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। फिर वो डेयरी में जाता है,
डेयरी में फिर उसकी पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग होने के बाद आपके पास आता है, मतलब ये मान के चलो कि कम से कम चौथे पांचवें दिन आपके पास दूध रिसीव होता है, जिसको बोलते हो वाह भाई शुद्ध ताजा दूध है। तो इसका मतलब भाई मिलावट क्यों की जा रही है? मिलावट नहीं करोगे तो दूध खराब हो जाएगा, मतलब प्रिजर्वेटिव। ठीक, अब प्रिजर्वेटिव नॉर्मल है, लिमिट में है तो हमको नुकसान नहीं करता, इतना तो गंदगी खाने की आदत है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, कोई ना कोई ऑर्गन डिसफंक्शनिंग हो सकती है, डाइजेशन खराब मींस एक्सवाइजेड कुछ ना कुछ नुकसान जरूर करेगा। ठीक, तो डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट ड्यूरिंग स्टोरेज, इसलिए भी मिलावट की जाती है। हमने क्या कहा? इवेल्युएशन आपको बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजन से एडल्ट्रेशन किया जाता है। ठीक, एक तो बायोकेमिकल क्रूड ड्रग वेरिएशन हो गया, दूसरा क्या, उसके स्टोरेज में क्या हो सकता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट डिकम्पोज हो सकता है। तीसरा क्या है, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन एंड अडल्ट्रेशन ड्यू टू केयरलेसनेस, इग्नोरेंस या फ्रॉड। या तो कोई भी प्योर ड्रग है, बड़ी कॉस्टली मिल रही है, तो उसमें थोड़ी बहुत मिलावट कर दिया जाए तो फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक, या गलती से केयरलेसनेस से जो काम किया जा रहा है वो केयरलेस मींस जो है ध्यान में नहीं है, या स्ट्रेस ज्यादा है, इग्नोरेंस है, मींस टेकन एज ग्रांटेड की तरह काम किया जा रहा है, इसलिए मिलावट एक्सीडेंटली हो गई या डिलिबरेटली हो गई। राइट, तो देयर आर द 5 मेथड विच ड्रग कैन बी इवेल्युएटेड। अब भाई मिलावट हो गई तीनों तरीके से, ये तीनों तरीके से अडल्ट्रेशन कर दिया गया। ठीक, अब अडल्ट्रेशन हमें पता तो लगाना पड़ेगा ना, इवेल्युएट करना पड़ेगा ना कि कितना ज्यादा मिला दिया गया है। राइट, तो 5 मेथड बताए गए हैं इसके लिए विच ड्रग कैन बी इवेल्युएटेड। पहला है मॉर्फोलॉजिकल यानी ऑर्गेनोलेप्टिक, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनसे हम सेंस करके बता दें, ऊपरी तौर पे सेंस करके बता दे, तो हमें ये क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल, मतलब कलर, ऑर्डर और टेस्ट। इस ये है क्या, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड्स होते हैं। फिर दूसरा है भाई, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते थे फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या रहता था फिजिकल प्रॉपर्टी में, टच कैसा है, कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है। राइट, अब जब मॉर्फोलॉजिकल हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या देखते थे, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी किसी चीज में रिएक्ट करा के। अब माइक्रोस्कोपी अगर देखनी है तो मतलब अब उसके अंदर घुसना पड़ेगा, मतलब जैसे लॉन्ग है, क्लो देख के हम बता दिए हाँ भाई इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है, ये टच है, ये स्मेल है, ये ऐसे है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपी करनी है तो फिर उसको कट करना पड़ेगा और उसके अंदर जाके घुसना पड़ेगा। तो वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक मींस अंदर से इंटरनली पता लगाएंगे। फिर फिजिकल मेथड, फिर केमिकल मेथड मींस केमिकल रिएक्शन कराएंगे, मींस जैसे एल्कोलाइड वगैरह के टेस्ट वगैरह होते थे, केमिकल टेस्ट से, केमिकल रिएजेंट से हम पता लगाएंगे इंप्योरिटी कैसी है। फिर बायोलॉजिकल मेथड्स मींस बायो एस्से करते हैं, उनका बायो एस्से मेथड से पता लगाएंगे कि भाई इसमें इंप्योरिटी किस लेवल की है। राइट, तो ये बात हुई है कि इवेल्युएशन ऑफ ड्रग की 5 मेथड्स की। अब 1 बाय 1 हम इन मेथड्स को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल मेथड। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल मेथड में जो सेंस ऑर्गन है उनसे सेंस होगा, मींस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मींस एक्सटर्नल कैरेक्टर आर स्टडीज। इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर हमको काट पीट के नहीं देखना, हमको किसी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करानी है, हमको कोई बायो एस्से नहीं लगाना है। राइट, मींस देख के बता दोगे भाई किस कलर का है। ठीक, और क्या बता दोगे, उसकी भाई सूंघ के बता दोगे स्मेल है कि नहीं, चख के बता दोगे मीठा है, तीखा है, खट्टा है, कड़वा है। तो दीज आर नोन एज organoleptic characters. Right, these character changes from plant part to part. अब जो प्लांट है उनका एक पार्ट कुछ और भी हो सकता है, मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कुछ और हो सकती है, दूसरा पार्ट कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, मीन्स पार्ट टू पार्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती रहती है। सम पैरामीटर्स आर कॉमन, लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर जैसे साइज है, ठीक, कलर है, शेप है, टेस्ट है, ऑर्डर है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हैं जो कॉमन है, जो आप कहीं से भी उठाओ। जैसे नीम, चाहे नीम का सीड खा लो, नीम का फ्रूट खा लो, नीम की पत्ती खा लो, नीम की छाल खा लो, कुछ भी खा लो कड़वा ही रहेगा। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्विल ऑफ सिनेमन। क्विल ऑफ सिनेमन, ये देखो पहला वाला फिगर देखो, क्विल टाइप की है ना, क्विल टाइप की है,
इसको बोलते हैं सिनेमन। ठीक, देख के बता दोगे, टेस्ट करके बता दोगे, स्मेल करके बता दोगे, राइट। फिर कोनिकल शेप ऑफ एकोनाइट। एकोनाइट कौन सा है भाई? ये देखो लास्ट वाला फिगर है ना, ये कोनिकल शेप का है। कोनिकल शेप का देख के बता दोगे क्या शेप है, किस कलर का है, सूंघ के बता दोगे क्या स्मेल है, राइट। तो कोनिकल शेप ऑफ एकोनाइट हो गया भाई। फिर रिबन शेप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैगाकैंथ, ये नीचे वाला फिगर का है ट्रैगाकैंथ का है। ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देख के बता दोगे, राइट। तो कहने का मतलब इन सब चीजों से हम मॉर्फोलॉजिकली जो जैसा दिखता है बस वैसे ही। भाई कोग्नोसी लैब में आप जाओगे, आपको जिंजर दे दिया गया, भाई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो जैसा दिखता है वैसा देख के लिख दो। क्लो है, मॉर्फोलॉजी लिखो उसकी, है ना। कार्डेमम है, मॉर्फोलॉजी लिखो उसकी, ठीक। कोरिएंडर है, मॉर्फोलॉजी लिखो उसकी। ऑनियन है, मॉर्फोलॉजी लिखो। तो जैसा दिखता है वैसा देख के बता दो, उसमें कुछ दिमाग लगाने नहीं है ना, रॉकेट थोड़ी लॉन्च करना है। फिर अब आते हैं माइक्रोस्कोपी, जहां पे दिमाग बहुत लगाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है माइक्रोस्कोपिक मेथड और सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है, राइट। कुछ क्योंकि ये पैरामीटर के बेस पे कैलकुलेटिव होती है, ओके। बाय दिस मेथड डिटेल स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर कैन बी डन। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर की डिटेल में स्टडी की जाती है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर हिस्टोलॉजिकल स्टडीज। अब देखो भाई, ऊपर से देख के किसी को भी बता दोगे, हाँ भाई आपकी हाइट इतनी है, ठीक, हाइट इतनी है, गोरे हो कि काले हो, है ना, पसीने से स्मेल आ रही कि नहीं आ रही, मीन्स ये सब चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपी करना है मीन्स अब आपके अंदर टिश्यू लेवल में जाना पड़ेगा। भाई क्रॉस सेक्शन किया ना, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स सेक्शन हो, तो अब आपके हिस्टोलॉजिकल स्टडी की जाएगी। तो वही बताया जा रहा है, माइक्रोस्कोपी इन दिस मेथड यूज्ड फॉर हिस्टोलॉजिकल स्टडीज ऑफ क्रूड ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, माइक्रोस्कोप आप लोगों ने लैब में देखा होगा, है ना, कि उसमें भाई आईपीस होता है, फिर नीचे जो है 10x 100x 3 तरह के लेंस होते हैं, नीचे बेस होता है, ठीक। तो इसके अंदर पास जो है हम स्लाइड रख के देख पाते हैं, कवर स्लिप रख के, ठीक। तो आगे हम देखते हैं उसकी स्टडी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस सेल कंटेंट इन क्रूड ड्रग्स। अब उसके अंदर सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है ना भाई, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब तो हम हिस्टोलॉजिकल लेवल पे पहुंच गए ना। हिस्टोलॉजिकल मींस टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्या होता है? सेल। तो अब हम टिश्यू लेवल मतलब सेल के लेवल में जाके देख सकते हैं कि सेल में कंटेंट क्या है। भाई लिग्निन है, स्टार्च ग्रेन है, कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल है, एल्यूरोन ग्रेन्स है जिसको क्या बोलते हैं? प्लांट प्रोटीन, ऑयल ग्लोब्यूल्स हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिथ, राइट। याद रहे, सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। या उनके अंदर जो ट्राइकोम्स हैं वो किस तरह के हैं, या स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा का क्या साइज है, किस तरह का शेप है, ठीक। या स्टोमेटल इंडेक्स मींस इतने एक डेफिनेट डिस्टेंस में या डेफिनेट स्क्वायर में कितने स्टोमेटा पाए जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें, प्लस उनकी जो फाइबर्स है उन फाइबर्स की कितनी लेंथ है, इन सब चीजों का पता हमें कैसे पता चलेगा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक। माइक्रोस्कोप से स्टडी क्यों? क्योंकि सेल्स वगैरह ये इतने छोटे होते हैं, नेकेड आई से दिखेंगे नहीं, राइट। तो दिस मेथड ऑल्सो गिव द आइडिया अबाउट ड्रग ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती है cannot be evaluated by microscopic method because it does not consist of any part of plant। अब ये कोई प्लांट का कोई पार्ट तो है नहीं, हम माइक्रोस्कोपिक में क्या कर रहे हैं? प्लांट के पार्ट का, चाहे वो सीड हो, फ्रूट हो, है ना, उसकी मीन्स चाहे टिश्यू लेवल का हो, कुछ भी हो XYZ, तो हम क्या करते हैं? प्लांट के पार्ट की माइक्रोस्कोपी निकाल रहे हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? वो तो सिक्रीशन है उसके अंदर से जो निकला हुआ है, ठीक। तो उसकी माइक्रोस्कोपी मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हैं, ओके। अब बात करते हैं भाई, इसमें शुरुआत करते कहां से? स्टोमेटा से। अब पहली चीज तो ये स्टोमेटा होता क्या है? स्टोमेटा क्या होता है भाई? भाई माना कि कोई लीफ है ना, मान लिया कुछ इस तरह से लीफ है ना, ये मिडरिप्स हो गई। अब इनके ऊपर देखोगे ऐसे ऐसे करके होल रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में पोर्स होते हैं, किस चीज के लिए होते हैं? गैसियस एक्सचेंज होता रहता है, ठीक, या सिक्रीशन बाहर आता है, कई तरीके काम। तो दे अकर एपिडर्मिस पर्टिकुलर इन लीफ। ये क्या है? ऊपर की एपिडर्मिस है। स्टोमा इज द सेंट्रल पोर थ्रू विच
गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ठीक, इनमें जो पोर्स होते हैं इस एपिडर्मिस में उसको बोलते हैं, जो काहे के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। इट इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा होता है, ठीक, ये देखो स्टोमेटल पोर है, क्या है, दिस इज स्टोमेटल पोर। ठीक, अब ये जो स्टोमेटल पोर है इसके बाहर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई कोई अगर वीआईपी आदमी है, अब वीआईपी क्या, हमारा जो पोर्स है मेन काम क्या है, मेन है गैसेस एक्सचेंज, मतलब इसका रहना जरूरी है सांस लेने के लिए। ठीक, अब सांस लेने की जरूरी है तो ये बहुत वीआईपी हो गया, नहीं तो आदमी मर जाएगा सांस नहीं ले पाएगा। तो वीआईपी है तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक, मींस इसके लिए बॉडीगार्ड चाहिए। तो जो बॉडीगार्ड होता है इसके बाहर उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, राइट, इसको बोलते हैं गार्ड सेल। अब गार्ड सेल जो है ये पहले लेवल की सिक्योरिटी हो गई, इसमें 2-3 लेवल की सिक्योरिटी, भाई हम मानी जाते हैं तो उनको कई लेवल की सिक्योरिटी, एक लेवल थोड़ी, एक लेवल अगर ब्रेक हुआ तो दूसरा लेवल संभाल लेगा, दूसरा ब्रेक हुआ तो तीसरा लेवल संभाल लेगा। ठीक, जैसे Z+ सिक्योरिटीज में होते हैं कई नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, तो मींस पॉसिबल नहीं है कि किसी आदमी पर अटैक किया जाए Z+ सिक्योरिटी के होते हुए, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी भी चक्रव्यूह की तरह होती है, कई लेवल की होती है। मींस एक लेवल ब्रेक भी कर लिया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो कुल मिला के तो जो स्टोमेटा है या स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, गार्ड सेल से। अब गार्ड सेल किससे प्रोटेक्टेड होते हैं, गार्ड सेल प्रोटेक्टेड होते हैं सब्सिडियरी सेल से। भाई एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में पोर्स है, पोर्स के बाहर बॉडी गार्ड है जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल, और गार्ड सेल के जो दूसरी लेयर होती है उसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ठीक, तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटल अरेंजमेंट जो होता है उसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे अभी। ओके ओके, क्योंकि ये स्टोमेटल अरेंजमेंट सब प्लांट्स में अलग अलग होता है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया ना भाई। स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या पोर्स होते हैं, गैसेस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि जिसका प्रोटेक्शन किससे होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं गार्ड सेल, और गार्ड सेल भी प्रोटेक्टेड होते हैं किससे, सब्सिडियरी सेल से। ठीक, ये एपिडर्मिस पे होते हैं। अब स्टोमेटल अरेंजमेंट की बात कर ली जाए, मींस ओरिएंटेशन कैसा होगा, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस बोले तो लाइक दिस। ठीक, स्टोमा इन रिलेशन टू सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स आल्सो नोन एज द स्टोमेटल अरेंजमेंट, मींस सब्सिडियरी सेल्स के साथ जो स्टोमेटल की जो गार्ड सेल्स हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल अरेंजमेंट। तो 5 तरह के डिफरेंट स्टोमेटा पाए जाते हैं, और ये 5 तरह के डिफरेंट स्टोमेटा जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जो डिफरेंशिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोमेटल अरेंजमेंट होता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट शुरू कर। पहला टाइप है पैरासिटिक टाइप। पैरासिटिक टाइप कौन सा भाई, देखो देखो तीसरे नंबर का, 3rd नंबर। ठीक, 3rd नंबर है पैरासिटिक। इसमें क्या बोला, इन दिस टाइप द स्टोमेटा अरेंजमेंट 2 सब्सिडियरी सेल्स। याद देखो इसमें क्या है, 2 सब्सिडियरी सेल्स है, उसके बाहर पैरेलल, ठीक उसी भाई ये सब्सिडियरी सेल्स है और इसी के बाहर आपकी क्या हो गई भाई, जो बाहर की गार्ड सेल्स है, राइट। तो स्टोमेटा 2 सब्सिडियरी सेल आर पैरेलल टू द पोर व्हिच आल्सो नोन एज पैरेलल आर द रूबेसियस टाइप स्टोमेटल अरेंजमेंट, एग्जांपल कोका एंड सेना। 2 सब्सिडियरी सेल्स जो होती हैं कहां पे होती हैं, किसके, गार्ड सेल्स के जस्ट पैरेलल। ठीक भाई, ये स्टोमेटल पोर हो गया, पोर के बाहर क्या है, गार्ड सेल, और गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी के बेस पे हम लोग जो है टाइप ऑफ स्टोमेटा निकालते हैं। तो पैरासिटिक टाइप क्या होगा, इसमें स्टोमेटल अरेंजमेंट किस तरह का होगा, 2 सब्सिडियरी सेल्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं पोर की। ठीक, देखो ध्यान से, ये देखो है पैरेलल पोर के। ठीक, ये बात हो गई किसमें किसमें, कोका और सेना में। दूसरा देखो भाई डाइसेटिक, डाइसेटिक मतलब ये दूसरे नंबर का देख लो। ठीक, अब वो पैरेलल था, मींस ये पोर है और ये इसके बगल। अब डायसेटिक क्या है, स्टोमा सराउंडेड बाय 2 सब्सिडियरी सेल्स, 2 सब्सिडियरी सेल्स से सराउंडेड है। ठीक है, विद द लॉ अलोंग एक्सिस राइट एंगल टू द पोर। अब पोर देखो आपका कैसे है, पोर आपका इस तरह से है और सब्सिडियरी सेल्स इस तरह से, राइट एंगल है ना। ठीक, इसके राइट एंगल हो गई 90 डिग्री पे। ध्यान से देखो दूसरे नंबर वाला फिगर, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा भाई। ये पोर है खड़े में, ठीक, और लेटे में एक ऊपर की तरफ से एक नीचे की तरफ से 2 सब्सिडियरी सेल्स हो गई। ठीक, तो कुल मिला के क्रॉस सेल्ड, क्रॉस सेल्ड है ना भाई, क्रॉस हो रही है भाई, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो ये क्रॉस हो गया। ओके, तो ये किसमें, कैरियोफिलस,
टाइप ऑफ स्टोमेटल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, जिसमें तुलसी, पुदीना, मेंथा में कैसा होता है, डाई एसेटिक, ठीक, मींस 2 सेल्स होती हैं। ओके, ठीक। अब एनाइसोसेटिक, एनाइसोसेटिक देखो पहला वाला स्ट्रक्चर देखो लाइक दिस। इसमें क्या होता है, स्टोमेटल अरेंजमेंट 3 या 4 सब्सिडियरी सेल्स होती हैं और इन सबके अलग अलग साइज होते हैं, पहला बड़ा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा है तो उससे, मींस 3 या 4 जो भी हैं ये सब कैसे होंगे, अनइक्वल साइज के होते हैं। ओके, अनइक्वल, जैसे क्रूसीफेरस टाइप स्टोमेटल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ये बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम और हेनबेन में ये अरेंजमेंट पाए जाते हैं। क्लियर, एक बार और देखें, पैरासिटिक कैसा है, राइट एंगल, मींस आपका जो पोर है, सॉरी जो पोर है उसके पैरेलल में सब्सिडियरी सेल्स होंगी। डाइसेटिक कैसे है, जो पोर है उसके राइट एंगल में होंगी। और एनाइसोसेटिक क्या, 3 या 4 सब्सिडियरी सेल्स होती हैं जो अनइक्वल साइज की होंगी, एक बड़ा दूसरा छोटा, वो फिर उससे छोटा। ओके, तो कुल मिला के अनइक्वल साइज। ठीक, 5 तरीके के थे, 3 हमने देख लिए, 2 और देखते हैं। एक है भाई एनेमोसिटिक। एनेमोसिटिक क्या भाई, देखो, दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा सराउंडेड बाय अनमॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, इट आल्सो नोन एज इर्रेगुलर कॉल्ड रेनिकुलस टाइप ऑफ स्टोमेटल अरेंजमेंट। अब देखो ध्यान से, अनडेवलप्ड अनमॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, देखो कुछ इर्रेगुलर टाइप का है ना, इर्रेगुलर, कुछ भी कहीं भी जुड़ गया है। देखो ये 3 सेल्स ऐसी हैं, ये अनइवन है, एनेमोसिटिक का केस हो गया। तो ये किसमें, रेनिकुलस टाइप ऑफ स्टोमेटल अरेंजमेंट में होता है, इर्रेगुलर टाइप, जैसे डिजिटलिस हो गया, बुचू हो गया और बियरबेरी हो गया। फिर एनाइसोसेटिक, एनाइसोसेटिक की बात की जाए तो ये क्या, सराउंडेड बाय एपिडर्मल से, ये रोज की तरह, जैसे फूल होता है ना, जैसे गुलाब का, उसकी पंखुड़ियां जैसे अरेंजमेंट होती हैं, रोज लाइक अरेंजमेंट है। तो देखो ध्यान से, क्या है, स्टोमेटा सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल्स व्हिच आर यूनिफॉर्मली अरेंज्ड अलोंग द रेडिया ऑफ द सर्किल। भाई जैसे ये सर्किल है ना, तो ये रेडियस है, देखो रेडियस, जैसे रेडियस नहीं कट किया गया है, इस तरह से करके अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट होता है सर्कुलर, कहां से, सेंटर से। तो ऐसे इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनोसेटिक। एनेमोसेटिक में क्या, इर्रेगुलर अरेंजमेंट है सबका, ठीक, या अनमॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, मींस मॉडिफिकेशन उनका नहीं किया गया। तो ये 5 तरह के स्टोमेटल अरेंजमेंट थे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइकोम्स की। अब देखो, पोर्स हमने देख लिए, पोर्स के ऊपर हेयर्स होते हैं, अब हम इन हेयर्स की बात करेंगे, यही है ट्राइकोम्स। इसी तरह से हेयर्स किसमें होते हैं, लीफ में होते हैं, ठीक। देखो जैसे फिगर, देखो फिगर में दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें यही जो ट्राइकोम से दूर से दिखते हैं। बहुत सारी ऐसी लीफ होती हैं, या बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी लीफ में ये हेयर्स बहुत माइन्यूट होते हैं, कम दिखते हैं, ठीक। जैसे कुछ लोगों के शरीर में खूब घने घने बाल होते हैं, खूब काले काले दूर से दिख जाते हैं, है ना। कुछ लोगों के बहुत माइन्यूट से होते हैं जो नजर ही नहीं आते, लगते नहीं कि उनके हेयर फॉलिकल्स हैं भी या नहीं, ठीक। तो उसी तरह से ट्राइकोम्स है। ट्राइकोम्स इज द इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ ड्रग एंड डिटेक्शन ऑफ द एडल्ट्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पता करने के लिए कि एडल्ट्रेशन किस लेवल का हुआ है। ट्राइकोम्स बेसिकली क्या है, ट्यूबुलर या ग्लैंडुलर, ट्यूबुलर या ग्लैंडुलर आउट ग्रोथ होती है। जैसे ये हमारे हेयर फॉलिकल्स है, इनकी क्या है, आउट ग्रोथ है एपिडर्मल सेल्स से, ऑल्सो नोन एज द प्लांट हेयर्स, ठीक। जैसे हमारी बॉडी में हेयर्स, उनको प्लांट हेयर्स बोलते हैं। ट्राइकोम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट होते हैं, एक रूट होता है, दूसरा बॉडी होती है। वैसे हमारे शरीर में भी जो हेयर फॉलिकल है, रूट और बॉडी होती है। रूट जो होता है वो एपिडर्मिस के अंदर होती है और जो हेयर फॉलिकल होती है ये एपिडर्मिस के ऊपर होती है। सेम वैसे ट्राइकोम्स इनसाइड द एपिडर्मिस और बॉडी क्या ऊपर का, आउटसाइड द एपिडर्मिस। ट्राइकोम्स आर डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स में मींस प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। जैसे लीव्स में डिजिटलिस में हो गया, सिन्ना हो गया, वसाका हो गया। सीड की बात की जाए, ट्राइकोम्स कौन से होंगे, नक्स वोमिका और स्ट्रोपेंथस। फ्रूट्स में ट्राइकोम्स किसमें होंगे, लेडी फिंगर और हेलिक्टोरिस। अब भिंडी देखो, भिंडी में बहुत ध्यान से देखो, ताजी भिंडी होती है तो उसमें सफेद सफेद हेयर ट्राइकोम्स एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख जाएंगे। इवन बॉटल गार्ड, लौकी जिसे बोलते हैं, लौकी में भी देखो कभी कभी क्या होता है, एकदम क्लियरली विजिबल होते हैं ये सारे ट्राइकोम्स, ठीक। तो ये क्या है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग प्लांट के अलग अलग बॉडी पार्ट में, राइट। तो ये बात हो गई भाई। अब बात क्या करते हैं भाई, इनके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या है इनका, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, यही इनका काम है। इसीलिए 2 तरह के होते हैं, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर।
ग्लैंडुलर की बात करें, देखो फिगर में पिक्चर क्लियर होगी। ग्लैंडुलर की बात करें तो ट्राइकोम्स यानी हेयर्स के ऊपर, उनके ऊपर ग्लैंड्स लगी होती है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। नॉन ग्लैंडुलर में ऐसी कोई ग्लैंड नहीं होती है, ठीक, इसीलिए ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर को क्लासिफाई किया गया। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्राइकोम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नंबर ऑफ सेल ट्राइकोम आर क्लासिफाइड, किस तरह के नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके बिहाफ पे इसको क्लासिफाई किया गया ट्राइकोम। जैसे कवरिंग ट्राइकोम्स जिसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, कवरिंग, ठीक, उनके ऊपर क्या है, सेल वॉल ऑफ द ट्राइकोम्स आर कॉमनली ऑफ द सेलुलोज एंड कवर्ड विद द क्यूटिकल्स। सेलुलोज की जो सेल वॉल है वो क्यूटिकल से मींस एक लेयर उस पे है, उससे कवर्ड होती है, इसीलिए ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स को और क्या कवरिंग बोलते हैं। ये कवरिंग और नॉन कवरिंग के बेस पे भी इनको डिवाइड किया गया है ना, मींस सेलुलोज के ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर और होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कवरिंग। ये लिग्निफाइड हो सकती है। ओके, जैसे अच्छा इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं ट्राइकोम्स और कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, मींस सिंगल सेल्ड भी होंगे और मल्टी सेल्ड भी होते हैं। अभी हम आगे फिगर देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यूनिसेलुलर की बात करें, ये सब देखो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे नक्स वोमिका, सेना, स्ट्रोफेंथस, कैनाबिस, ये सब सिंगल सेल्ड ट्राइकोम्स होते हैं। मल्टीसेलुलर की बात करें, इसमें ब्रांच और अनब्रांच दोनों होते हैं, ट्राइकोम्स में भी ब्रांचिंग होती है। यूनिसेरिएट, बाइसेरिएट, जैसे धतूरा, डिजिटैलिस या बेल्लाडोना। ओके, ये किस कैटेगरी में आते हैं, मल्टीसेलुलर। तो कैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट है, ऑप्शन नक्स वोमिका, धतूरा, डिजिटैलिस, बेल्लाडोना। क्या आप कहोगे, नक्स वोमिका में। ओके, किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, नक्स वोमिका, सेना, स्ट्रोफेंथस, डिजिटैलिस। तो डिजिटैलिस में यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। ओके, इसी तरह वाइस वर्सा उल्टा पूछ सकते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के पास ग्लैंड्स होती हैं, नॉन ग्लैंडुलर के पास नहीं होती है। जो ग्लैंड होती है ये प्लांट को, जो सिक्रीशन करते हैं, प्लांट को यूवी लाइट से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, ठीक। इसीलिए ये सब कैसे होते हैं, ये सब एटमॉस्फेरिक हिसाब से, कहीं कहीं पे प्लांट बहुत सीधी धूप पड़ती है, गर्म एरिया रहता है, वहां ट्राइकोम्स दूसरी तरीके से होंगे, मींस ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया प्लांट जहां का होता है। कुछ डिजर्ट प्लांट वगैरह होते हैं, वहां पे उनको यूवी लाइट से बचाने के लिए ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जरूरी होते हैं, राइट। अब ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स कैसे, नॉन कवरिंग वाले, नॉन कवरिंग मतलब इस पे क्यूटिकल की लेयर नहीं है, इसमें भी यूनिसेलुलर, जैसे पाइपर बेटल, पाइपर बेटल जैसे पान का पत्ता। मल्टीसेलुलर में डिजिटैलिस थाप्सी, डिजिटैलिस परप्यूरिया और बेल्लाडोना, राइट। ये क्या है, नॉन कवरिंग। बेल्लाडोना में याद करो कवरिंग और नॉन कवरिंग दोनों होते हैं और मल्टीसेलुलर, ठीक वैसे ही डिजिटैलिस में भी कवरिंग नॉन कवरिंग दोनों तरह के ट्राइकोम्स होते हैं। अब हाइडेथोड या स्पेशल वाटर पोर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनको आप देखो, उनमें वाटर पोर्स होते, मींस जब उनको देखोगे तो कुछ सिक्रीशन उनके ऊपर, मींस पानी की लेयर टाइप की, जब भी उनको छुओगे तो पानी की लेयर टाइप देखने को मिलती है और उनमें एक अजीब अच्छी खासी साइन होती है। ओके, तो हाइडेथोड्स आर द स्ट्रक्चर कंटेनिंग वाटर पोर्स लोकेटेड द लीफ मार्जिन। लीफ का जो मार्जिन है, मींस ऊपर की सतह है, वहां पे ये सारे पोर्स होते हैं और पानी का सिक्रीशन करते हैं, ठीक। दीज आर द स्पेशल ट्राइकोम्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सर्टेन प्लांट, जैसे पान का पत्ता हो गया या लंडन प्राइड हो गई। अब देखो ट्राइकोम्स के टाइप देखो, यूनिसेलुलर की बात करें, ये देखो पहला वाला यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड, ठीक। यूनिसेरिएट मतलब सीधा खड़ा यूनिसेरिएट, मल्टीसेरिएट मतलब कई सारे फाइबर्स टाइप में हो गया, ठीक। पिलेट मीन्स एक पिलर टाइप का हो गया, कैपिटलेट इतने की जरूरत ही नहीं हमको, ठीक। फिर और हमारे पास क्या था, पैलिएट, यूनिसेरिएट, ठीक है, हमको यूनिसेरिएट, मल्टीसेरिएट इन्हीं सब की जरूरत थी। तो मल्टीसेलुलर मतलब कई सारे सेल, सिंगल यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, ठीक। मेन यही बताना था। देखो पान का पत्ते का फिगर भी है, ठीक ठाक पता चल जा रहा है, ठीक। तो ये कैसे, हाइडेथोड्स। तो याद रहे हाइडेथोड्स या स्पेशल वाटर पोर दोनों सेम चीजें होती हैं, किसमें होती हैं, पाइपर बेटल या लंडन प्राइड में, ठीक। तो नाम याद रखने, क्योंकि स्पेशल टाइप के ट्राइकोम्स जिसमें होंगे तो उसमें स्पेशल टाइप का कंसंट्रेशन भी चाहिए जानने के लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं
क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी की। अब क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी भी माइक्रोस्कोपी का ही पार्ट है, ठीक। अब क्वांटिटी की बात करते हैं, मीन्स अब कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें जानना है, मीन्स किसी चीज को हम देख सकते, जैसे लेंथ, कोई भी फाइबर है उसकी लेंथ कितनी देखनी है, ठीक। जो स्टार्च ग्रेन है उसका हम माइक्रोस्कोप से उसमें कितना डायामीटर है। स्टोमेटा, अब अभी तक हम स्टोमेटा की बात कर रहे थे, स्टोमेटल अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, मीन्स जो हमने पढ़ा अब उनके बेस पे अब हम माइक्रोस्कोपी करेंगे। अभी तक तो ट्राइकोम क्या होता है हमने देख लिया है ना, फाइबर्स क्या होता है देख लिया, स्टोमेटा क्या होता है, लेकिन अब हम गिनेंगे कि कितने हैं, उनके बेस पे हम देखेंगे एडल्ट्रेशन कितना है। ओके, स्टोमेटल नंबर कितने हैं, स्टोमेटल इंडेक्स कितना है, वेन आइसोलेट नंबर कितने हैं, वेन टर्मिनेशन नंबर कितने हैं, पैलिसेड रेशियो कितना है होना चाहिए, ठीक। तो इन सब बेसिस पे हम लोग पता लगाएंगे एडल्ट्रेशन का, राइट। तो पहला हो गया भाई लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाइबर, ये तो सिंपल सी चीज, हम मेजरमेंट ले लेते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक विच हेल्प द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पाउडर सैंपल। अब हम क्या करेंगे, ढेर सारे फाइबर्स ले लिए। अब अगर सिनेमन बार होगा, ठीक, इसमें एडल्ट्रेशन नहीं होगा, तो 600 से 800 माइक्रोन का हमें फाइबर का लेंथ मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ और मिलावट है तो वेरी कर जाएगा, ठीक। विड्थ कितनी, 30 से 60 माइक्रोन्स की, क्योंकि इनके फाइबर्स की विड्थ और लेंथ ऐसी होती है, हमको स्टैंडर्ड पता है, इनके बेस पे हम पता लगा लेंगे कि भाई कितना किस लेवल का एडल्ट्रेशन है। एक तो ये हो गया। दूसरा डायमीटर ऑफ स्टार्च की बात कर ले, ठीक। अब डायमीटर ऑफ स्टार्च स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ स्टार्च कंटेनिंग ड्रग, मींस अब हम जो ड्रग है जिसका हमें देखना है, जिसमें स्टार्च कंटेनिंग स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, उनका बाकायदे पेस्ट बना लेते हैं, ठीक। जो भी उसमें सस्पेंडिंग एजेंट हमें मिलाना पड़े, चाहे ग्लिसरीन मिलाना पड़े या कॉर्न ऑयल मिलाना पड़े, जिस चीज में भी वो सस्पेंड हो जाए आसानी से, क्योंकि हमको देखना है उसके अंदर स्टार्च ग्रेन कितने हैं। तो हमने पेस्ट बना लिया, पेस्ट बना के माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे रख दिया, ठीक। भाई हमने पेस्ट क्या किया, पेस्ट तैयार कर लिया। पेस्ट तैयार करके क्या करोगे, एक ड्रॉप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर डाल दोगे, ऊपर से कवर स्लिप से आपने ढक दिया, कुछ सेकंड हमने होल्ड किया ताकि जो ग्रेन है, जो अंदर की ड्रॉप है, वो सेटल हो जाए कवर स्लिप के साथ। उसके बाद हम उस कवर स्लिप को क्या करते हैं, रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, और फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कितना डायमीटर है स्टार्च ग्रेन का। अगर व्हीट हुआ तो 60 से 100 माइक्रोन होगा डायमीटर, राइस हुआ चावल तो 2 से 10 माइक्रोन हुआ, ठीक। तो इन सब चीजों से अगर वेरी करता है तो इसका मतलब उसमें मिलावट है। तो इसमें एक स्पेसिफिक एरिया होता है, ऐसे नहीं हवा में नहीं बात कर लेते हैं ना, एक स्पेसिफिक एरिया होगा। माइक्रोस्कोप में तो बहुत बड़ा दिखेगा, लगेगा भाई एक ऑयल ड्रॉप है, लगेगा पूरा पहाड़ है ना। तो एक स्पेसिफिक एरिया है, हमने जैसे मार्क कर दिया स्पेसिफिक एरिया कि भाई एक स्क्वायर मींस 1 mm इधर, 1 mm इधर, 1 mm इधर, 1 mm इधर। अब इस स्पेसिफिक एरिया में कितने स्टार्च ग्रेन और कितने डायमीटर के मिल रहे हैं उससे हमें पता चल जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से हम डायमीटर ऑफ स्टार्च ग्रेन से पता लगा लेंगे एडल्ट्रेशन। अब स्टोमेटल नंबर की बात करें, स्टोमेटल नंबर की बात करें भाई, जैसे मान लिया, फिर वही बात करते हैं हम, भाई जैसे लीफ है, ठीक। अब ये लीफ है, अब इनमें पोर्स की बात की जाए। अब एक स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया मतलब इसको अगर हम कट करें, ठीक, कट करेंगे तो लाइक दिस, ये देखो क्या है, रेक्टेंगल दिख रहा है, एक्चुअली मैं स्क्वायर बनाना चाहता था, फिर भी मैं लिख देता हूं, मेजरमेंट तो याद रहे, 1 mm 1 mm। अब इसमें हम देख लेंगे कि कितने स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, उतने गिन देंगे भाई। इट इज डिफाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस। एवरेज नंबर की अगर हम बात करें, इसी तरह लीफ के हमने कई सेक्शन, भाई कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा कहीं कम, है ना, 1-2, तो 1-1 mm के हम 3-4 कट कर लिए इस तरह के पार्ट, और उनके अंदर हमने सब में स्टोमेटा क्या किए, हमने काउंट कर लिया और उनका एवरेज निकाल लिया, निकाल के हमने बता दिया भाई इतने स्टोमेटा पर स्क्वायर mm में मिलते हैं। पर स्क्वायर mm में हमको पता लगाना है कि भाई एक लिमिटेड एरिया में कितने स्टोमेटा हुए, तो इससे स्टोमेटल नंबर पता चल गया। फिर बात करते हैं स्टोमेटल इंडेक्स की। ये क्या है, एक परसेंटेज होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा, टोटल नंबर ऑफ मींस एक एपिडर्मल सेल पे क्या है, देखो ध्यान से, परसेंटेज विच नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ईच स्टोमा ईच काउंटेड इन 1 सेल, मींस
एक सेल के अंदर कितने स्टोमा प्रेजेंट होंगे, एक एपिडर्मल सेल के अंदर कितने स्टोमा प्रेजेंट होंगे, ठीक मींस ये ऐसे करके। ठीक, अब हमको यहां से पता करना है कि ये जो एक एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट हैं। तो इस इंडेक्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है, जैसे एस स्टोमेटल इंडेक्स इक्वल टू एस डिवाइड बाई ई प्लस एस इंटू 100। अब इसमें जो एस होता है, एस आई क्या है, एस आई इज द स्टोमेटल इंडेक्स। एस क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन 1 स्क्वायर mm, ये 1 स्क्वायर mm हो गया। ठीक, 1 इसमें कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है, एक तो ये बात हो गई। फिर ई क्या है, एपिडर्मल सेल, कितनी एपिडर्मल सेल है, मींस एपिडर्मल सेल इन सेम यूनिट एरिया, सेम यूनिट एरिया में कितनी एपिडर्मल सेल है। ठीक, इससे हम पता, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ स्टोमेटा इज 30, नंबर ऑफ यानी S इक्वल्स टू 30, नंबर ऑफ स्टोमेटा इज 30 एंड एपिडर्मिस सेल पर यूनिट एरिया में कितनी है, यानी E कितना है 120। ठीक, E कितना है, मींस एपिडर्मिस सेल कितनी है पर यूनिट एरिया में 120। ठीक, अब स्टोमेटल इंडेक्स निकालना है हमको। देखो क्या क्या चाहिए, एस चाहिए और ई चाहिए, हमको दोनों पता है, तो स्टोमेटल इंडेक्स निकाल लेंगे। एस की वैल्यू क्या हो गई भाई, रख दो फार्मूले में, एस की वैल्यू 30, ई की वैल्यू 120 प्लस एस यानी 30 इंटू 100। ठीक, कितना हो जाएगा भाई, 300 डिवाइड बाई 120 प्लस 3 कितना हुआ 150। ठीक, 150 बन जा, 150 टू जा 300, यानी स्टोमेटल इंडेक्स कितना हुआ 2%। या इसे तो निकलेगा स्टोमेटल इंडेक्स भाई, एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में कितनी एपिडर्मल सेल हैं और उस एपिडर्मल सेल में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, इसी को हम स्टोमेटल इंडेक्स बोलते हैं, इन्हीं का परसेंट निकाल के। ठीक, मैंने क्वेश्चन इसलिए करा दिया कि क्वेश्चन कराने से थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती है, इसको एक दो बार देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब वेन आइसोलेट नंबर की बात करें। वेन आइसोलेट नंबर मतलब क्या है, मींस कितने, याद रहे वेन के अंदर कितने आइसोलेट हैं, कितने द्वीप हैं, जैसे बोलते हैं आइलैंड, कितने आइलैंड हैं उनका पता लगाना है भाई। तो वेन आइसोलेट इज यूज द माइन्यूट एरिया ऑफ द फोटोसिंथेटिक टिश्यू, ये माइन्यूट एरिया होते मींस वो होल्स होते हैं, वो आइलैंड होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लीफ के ऊपर। तो वेन आइसोलेट नंबर इज आइडेंटिफाइड एज द नंबर ऑफ वेन आइसोलेट कितना पर स्क्वायर mm में, पर स्क्वायर mm में। अब फिर मैंने रेक्टेंगल बना दिया यार, हट, ठीक थोड़ा बहुत है ना, पर स्क्वायर mm में कितने वेन आइसोलेट मींस कितने द्वीप हैं, कितने आइलैंड हैं लीफ की सरफेस पे। भाई लीफ की सरफेस है, हमने पर स्क्वायर mm देख लिया, अब काउंट कर लिया कितने आइलैंड है इसके अंदर। आइलैंड बोले तो ध्यान से देखो, ये आइलैंड हो गया, ये आइलैंड हो गया, ये आइलैंड हो गया, ये आइलैंड हो गया, है ना, मींस वेन्स के बीच में कितने आइलैंड है। इट इज डिफाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वेन आइसलैंड पर स्क्वायर mm, पर स्क्वायर mm मतलब एक एक mm में कितने, है ना, मींस ये जो मैंने ये बताया, ये लाइक दिस। ठीक, लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरिप एंड मार्जिन, मिडरिप कौन सी है, बीच वाली, और मार्जिन सी हो गए। ठीक, डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द वेन आइसोलेट पर स्क्वायर, मींस पर स्क्वायर एरिया जो है 1 ठीक, इसमें कितने आइसलैंड हैं उन्हीं को बोलते हैं वेन आइसोलेट नंबर, काउंट करके। जैसे स्टोमेटा हमने काउंट किया था कि एपिडर्मिस सेल में कितने हैं एक पर्टिकुलर एरिया में 1 में, वैसे ही 1 स्क्वायर mm में कितने वेन आइसोलेट मींस कितने आइलैंड है वो काउंट करना है। ओके, ये काउंट होने के बाद अब हम काउंट करेंगे वेन टर्मिनेशन नंबर, कितनी बाउंड्रीज हैं। ठीक, अब टर्मिनेशन नंबर देखो, ये वेन है, ये वेन का टर्मिनेशन कहां पे, मींस जो बॉर्डर है वो खत्म हो रहा है। अब देखो ये वेन आइसोलेट है, ये देखो ये पूरा आइलैंड हो गया, जहां पे ये ब्रेक हो रहा है बॉर्डर वो क्या है, टर्मिनेशन नंबर, वेन जहां पे टर्मिनेट कर रही, वेन का जहां पे एंड हो रहा है। इट इज डिफाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वेन टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm। अब पर स्क्वायर mm में फिर रेक्टेंगल बन गया यार, कॉमेडी हो जाती है ना, कोई बात नहीं। ओके, अब बना है, देखो परफेक्ट स्क्वायर बना है, नाप लो एकदम परफेक्ट आएगा। ओके, खैर अब इसमें कितने वेन आइसोलेट टर्मिनेशन नंबर है,
मीन वेन आइसोलेट कैलकुलेट कर लो पर स्क्वायर एमएम में, और कितने टर्मिनेशन, वेन के टर्मिनेशन कितने हो रहे हैं वो पता चल जाएगा। भाई टर्मिनेशन क्या है, देखो वेन खत्म हो रही है, ये टर्मिनेशन हो गया, एक ये टर्मिनेशन हो गया, एक ये टर्मिनेशन हो गया, ठीक। तो इनको हम बोलते हैं वेन टर्मिनेशन नंबर। तो काउंट करके इनको हम बता सकते हैं, किसी फार्मूले की नीड नहीं है। अब बात करें पैलिसेड रेशियो की। अब ये पैलिसेड कौन सी बला है, देखो कोई लीफ होती है लाइक दिस, ठीक, ये तो ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इसके नीचे की जो लेयर होती है, इसी के नीचे की लेयर, इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पैलिसेड सेल्स। क्या बोलते हैं, पैलिसेड सेल। क्लियर। अब डिफाइंड एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल अंडर वन एपिडर्मल सेल। एक एपिडर्मल सेल में कितनी पैलिसेड सेल्स होंगी उन्हीं का हमें पता लगाना है, उसी का रेशियो निकालना है। तो डिटरमाइन विद द पाउडर ड्रग, मींस ड्रग का हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया, हेंस द स्टोमेटल, और इसी पाउडर ड्रग से हम स्टोमेटल नंबर वगैरह सब कुछ निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, ये देखो, अब देखो क्या वन एपिडर्मल सेल, देखो ध्यान से डेफिनेशन देखो, क्या एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल, एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल अंडर, किसके अंडर में होनी चाहिए, वन एपिडर्मल सेल। एक एपिडर्मल सेल मैंने कहा ऊपर की लेयर क्या है, एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मल लेयर है, नीचे की पैलिसेड सेल्स। तो एक स्क्वायर एमएम हमने देख लिया, निकाला एक स्क्वायर एमएम 1111, ठीक, मींस हमने माना ये एक एपिडर्मल सेल है। अब इसके नीचे कितनी पैलिसेड सेल होंगी उन्हीं का रेशियो हमको निकालना है, राइट। अब जैसे ये पैलिसेड, ये एपिडर्मल सेल कितनी है, इसमें कितनी है भाई, कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 हो गई, ठीक। अब इनके अंदर पैलिसेड सेल्स कितनी हैं, पैलिसेड सेल्स काउंट कर लो, जितनी भी हो, ठीक, जितनी भी हो उनको हम क्या करते हैं, उन्हीं के बेस पे हम निकाल सकते हैं इसका हिसाब किताब, ठीक। पैलिसेड रेशियो हो जाएगा इससे, ओके, ठीक है, ठीक। मान लिया कि इसमें पैलिसेड सेल्स कितनी हो गई, 18, तो 18 पैलिसेड सेल्स हो गई और एपिडर्मल हो गई 4, कर दो डिवाइड, ठीक। तो कितना आ जाएगा, लगभग 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैलिसेड रेशियो। 4 एपिडर्मल सेल और उसके अंदर कितनी पैलिसेड सेल्स, उसके नीचे पैलिसेड सेल्स हो गई 18, हमने काउंट किया। अब ये 18 भी हो सकता है, 18 ज्यादा, अब 20 हो तो 20 लिख दो भाई, इसको डिवाइड कर दो जितनी एपिडर्मल सेल है, तो हमें पैलिसेड रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक। ये बात हो गई भाई पैलिसेड रेशियो की। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब सब फेल हो जाए तो कहते हैं ब्रह्मास्त्र निकलता है, और वो होता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड किसने बताया था भाई, कॉइन किसने किया था, सारिथ जैकब, ठीक। इन्होंने इस मेथड का इन्वेंशन किया था, तो यही मतलब इस मेथड के फादर बोल सकते हो लाइकोपोडियम में। जब सब बेकार हो जाए तो ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है, क्यों, क्योंकि ये कंपैरेटिव होता है। लाइकोपोडियम स्पोर, इट इज एन इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक यूज द पाउडर ड्रग when the chemical and other method drug evaluation fail to measure the accurate quality। हमने कहा ना, बाकी केमिकल मेथड या बाकी के फिजिकल मेथड, बाकी के मॉर्फोलॉजिकल मेथड, बाकी की तो ये भी एक माइक्रोस्कोपी का ही पार्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ठीक। तो ये मेथड एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसमें होता है क्या बेसिकली, लाइकोपोडियम, ठीक। लाइकोपोडियम की बात करें तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम, एक क्या होता है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम है ना। इसके स्पोर्स की बात करेंगे इसी के बेस पे, और इसके स्पोर्स क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, उनका अपीयरेंस होता है और यूनिफॉर्म साइज होता है, मींस 25 माइक्रोन। कितना साइज होता है, 25 माइक्रोन का। और 1 mg लाइकोपोडियम का पाउडर लोगे, 1 mg इक्वल्स टू 94,000 मींस ये रेशियो है, ये कंफर्म है। साइज कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल, ठीक, 25 माइक्रोन का। और 1 mg लाइकोपोडियम क्लेवेटम का जब आप पाउडर लोगे तो उसमें 94,000 स्पोर मिलेंगे। 94,000 ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जो कैलकुलेटेड मैथमेटिकल वैल्यू होती है वही मोस्ट एक्यूरेट होती है। बात समझे। तो भाई लाइकोपोडियम हो गया, तो लाइकोपोडियम कितना, एवरेज कितना है 94,000, कितने में,
पर mg पाउडर ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ओके, अब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड यूज टू दोज ड्रग पाउडर विच कंटेन्स, जिनके पास क्या क्या होगा भाई, वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड, वेल डिफाइंड पार्टिकल जिनको हम काउंट कर सके, जैसे स्टार्च ग्रेन या पॉलन ग्रेन। ठीक, याद रहे। दूसरी सिंगल सेल और टिश्यू दैट, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जिनका हमें निकाल सकते हैं। कैन बी ट्रेस्ड अंडर सुटेबल मैग्निफिकेशन मींस माइक्रोस्कोप से देख के, यूनिफॉर्म थिकनेस सो दैट द एरिया कैन बी ट्रेस्ड इन सुटेबल मैग्निफिकेशन मींस एक पर्टिकुलर एरिया में उनका क्या है, शेप और थिकनेस सेम होनी चाहिए ताकि हम काउंट कर सके। अब करते कैसे हैं भाई, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ पाउडर सैंपल कैलकुलेट किया जाता है। उसके पहले थोड़ा सा हम प्रोसीजर पे ध्यान देते हैं। मान लिया हमने ये लाइकोपोडियम का 1 mg पाउडर ले लिया, क्लियर। अब जिसका हमें निकालना है, ये हो गया एक तरह से टेस्ट, है ना। अब जिसका हमें निकालना है, मान लिया हमें निकालना है जिंजर का, तो जिंजर का भी हमने पाउडर ले लिया, ठीक, 2 mg 3 mg जो भी लेना है। तो हमने क्या किया भाई, दोनों का पाउडर लिया, दोनों को वजन किया, अब इन दोनों को खूब अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसमें डाला हमने सस्पेंडिंग एजेंट। प्रोसीजर देख लो अच्छे से ना। सस्पेंडिंग एजेंट में कॉर्न ऑयल भी हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, म्यूसिलेज हो सकता है, मींस इन सब चीजों के बेस पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। अब करने के बाद खूब अच्छे से हमने इसको टेस्ट ट्यूब में बना लिया पेस्ट। किसमें बनाया, टेस्ट ट्यूब में हमने डाल के खूब अच्छे से इसका हमने पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को हमने क्या किया, एक सिंगल ड्रॉप हमने क्या किया, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ले ली, मींस इधर देख लो, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ले ली, स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप डाला, एक ड्रॉप डालने के बाद उसको कवर स्लिप से हमने कवर कर दिया। कुछ सेकंड के लिए हम रुके, और इस तरह के एक नहीं कई सारे मींस हमें एवरेज चाहिए ना, हमें तभी तो एकदम एक्यूरेट पता चलेगा। एक से पता चलेंगे तो कहते हैं ना तुक्का लग गया, है ना। तो 3-4 करके हम इस तरह की स्लाइड बना लेते हैं, 3-4 जगह, 3-4 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे हम क्या करते हैं, इस तरह की निकाल लेते हैं। और क्या, एक जैसे 25 फील्ड मींस जो एरिया हम मार्क करेंगे वो 25 फील्ड का एरिया मार्क करेंगे, हमें उतनी दूरी में ही काउंटिंग करनी है, ठीक। ये 3-4 हमने कर दिया। ये करने के बाद हम पता लगा लेंगे, अच्छा ये जो आपका स्पोर होता है, ये स्पोर है, और ये आपका पाउडर है जिंजर, जिसका हमें माइक्रोस्कोपिक करनी है, जिसका हमें लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से अडल्ट्रेशन निकालना है कि कितना % अडल्ट्रेशन है। तो ये क्या होता है, ये इसके स्पोर्स में सस्पेंडेड हो जाता है, ठीक। अब हमको ये पता है कि जो लाइकोपोडियम है वो 1 mg में यानी 25 फील्ड में कितने होंगे, 94,000 होंगे। तो हमें ये पता है 94,000 स्पोर, इनका साइज अलग। और जो हमें जिंजर का स्टार्च ग्रेन काउंट करना है, उनको हम काउंट कर लेंगे कि कितने हैं। इससे पता अगर उससे ज्यादा या कम निकले, इट मींस इसमें अडल्ट्रेशन है। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, परसेंटेज प्योरिटी। क्या है, N इंटू W इंटू 94,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई S इंटू M इंटू P। क्या है भाई, N क्या है, नंबर ऑफ सैंपल पार्टिकल, जो सैंपल हमने पार्टिकल लिया किसका, जिंजर का, है ना, कितने में, 25 फील्ड में, वो हम काउंट कर लेंगे। फिर वेट, W क्या है, वेट mg ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर, जो हमने ये लाइकोपोडियम का स्पोर लिया है, वो है हमारा क्या, वो है हमारा W। भाई 1 mg में 94,000 है, अब हमने मान लिया 2 mg ले लिया, तो वो 2 पुट कर देंगे हम W की जगह, तो 2 इंटू 94,000 हो जाएगा, तो एकदम एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर हो जाएगी। ओके, फिर S हमारा क्या है, S अब हम डिवाइड करना है, लाइकोपोडियम स्पोर इन 25 फील्ड। अब 25 फील्ड जो एरिया है हम देखेंगे उसके अंदर, जो हमारी जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है उसके अंदर हम मार्क करते 25 एरिया, इतने एरिया में कितने लाइकोपोडियम स्पोर प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमको टेस्ट करना है ना, ठीक। M क्या है, वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल कहेगा जिंजर का हमने कितना वेट सैंपल इसमें मिक्स किया है। P क्या है, व्हाट इज P, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल, काहे के जो ड्रग सैंपल जो हमने जिंजर के लिए हैं, वो जो पार्टिकल हैं वो कितने होने, मतलब कितने हैं, उनको हमने काउंट कर लिया। स्टैंडर्ड की बात करें, एक स्टैंडर्ड जो हमारा मोनोग्राफ बोलता है, जिनके बेस पे हम कंपेयर करेंगे, वो हमारा क्या बोलता है, 286,000 यानी 2,86,000, 2,86,000 हमारे ये कांस्टेंट साइज के पार्टिकल उसमें मौजूद होंगे, मींस इतने हैं तो ठीक।
अब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से हम जिंजर का, क्लो का, कार्डेमम का, अम्बिलीफेरस फ्रूट, नटमेग, इन सब की माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम अडल्ट्रेशन निकाल सकते हैं। जब हमको पता है कि 1 mg में 94,000 स्पोर हो गए, काहे के, किसके, क्लेवेटम की, है ना। तो अगर इसके ये हो गए स्पोर्स हमारा क्लेवेपोडियम, क्या बोलते हैं इसको, लाइकोपोडियम, सॉरी है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ओके। लाइकोपोडियम का मालूम है 1 में 94,000 हो गए। जिंजर के हमको एग्जैक्टली पता चल गए 2,86,000 है। ये क्राइटेरिया फिक्स है क्योंकि जिंजर है, मींस हमें जिंजर के स्टार्च ग्रेन पता चल गया, उनका साइज पता चल गया, उनकी काउंटिंग पता चल गई। अब हम काउंट करके एग्जैक्टली पता लगा लेंगे कि 25 फील्ड में कितने ज्यादा। भाई लाइकोपोडियम के स्पोर का साइज अलग होता है, इसमें सस्पेंडेड होते हैं क्योंकि इनका जो स्पोर होता है, जो माइक्रोस्कोपी होती है, जो सेल साइज होता है, दोनों का डिफरेंट होता है, दोनों का कलर डिफरेंट होता है स्टेनिंग के बाद, जिससे आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है। अब लाइकोपोडियम का जो स्पोर है उसमें ये सस्पेंडेड हो जाते हैं जिंजर के पार्टिकल, लाइकोपोडियम के स्पोर्स का साइज अलग होता है, वो अलग ही पता चलते हैं, ठीक। जिंजर के भी अलग पता चल गए। अब इसके बाद जो कुछ भी बचा, इसके बाद जो कुछ बचा वो क्या है, दैट इज अडल्टरेशन। तो इस तरह से हम अडल्टरेशन लाइकोपोडियम मेथड से, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से एकदम एग्जैक्ट निकाल लेते हैं, ठीक। तो कुछ मेथड्स और बचे हैं, जैसे फिजिकल मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, बायोलॉजिकल एस्से मेथड हो गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और समझ में आया तो शेयर और लाइक करो। ओके, बाय।